नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 3 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये न्यूज़पेपर को डिटेल में कवर किया कीजिए क्योंकि सोर्स जो होता है करंट अफेयर का वो न्यूज़पेपर ही होता है। ओके, और चाहे यूपीएससी पीटी का एग्ज़ाम देखिए चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम देखिए, आपको सभी जगहों पर न्यूज़पेपर से ही डायरेक्ट सवाल दिखेंगे। डिटेल में कवर कीजिएगा। 3 जुलाई हो गया है बंधुओं, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में कवर कीजिए। बीपीएससी का नोटिफिकेशन इस सप्ताह या अगले सप्ताह आ सकता है। देर हो रहा है नोटिफिकेशन आने में, बहुत ही देर हो गया है। पिछले साल 15 जून के आसपास से फॉर्म भरने शुरू हो गए थे, तब जाके 30 सितंबर को एग्ज़ाम संपन्न हो पाया था। एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस और फॉर्म का प्रोसेस बहुत ही लेंदी होता है। पता नहीं क्यों इस बार देर हो रही है। शायद सीटों की संख्या अभी तक निश्चित नहीं हो पाई, ऊपर से आरक्षण पर एक फैसला भी आ गया है। तो जो भी हो, इस सप्ताह या अगले सप्ताह तक उम्मीद की जा रही कि नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम अपने तयशुदा समय जो है उसका 30 सितंबर उसी दिन ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो एग्ज़ाम का टारगेट वही रखिएगा, पढ़ते रहिएगा अच्छे तरीके से। 3 जुलाई हो गया है आज। ओके, कम समय बचा हुआ है आपके पास में। हेडलाइन देखिए क्या है, बड़ा ही दुखद सा हेडलाइन है। यूपी के हाथरस में एक धार्मिक रैली में एक बाबा थे जिनके पीछे लोग भाग रहे थे और अपना जान गंवा बैठे। 116 लोग, भगदड़ मच गया और उसमें 116 लोग बेचारे मारे गए हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्था भी नहीं थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी वहाँ पर, और इतने बड़े भीड़ को वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था। वो बाबा फरार चल रहे हैं जब पुलिस उनको ढूंढने गई है। तो ये जो बाबा जी हैं, इनके चक्कर में 116 लोग अपना जान दे चुके हैं। भगदड़ मच गया था। दरअसल में पुलिस को वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए था सही तरीके से, अगर इस तरह का कोई रैली था भी तो। देखिए जो भी है, बड़ा ही दुखद सा है। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो अमेरिका ने तिब्बत को लेकर एक एक्ट पारित किया है और ये बीपीएससी पीटी का एक गारंटेड सवाल मान लीजिए कि एक सवाल तो ये तिब्बत वाले एक्ट से पूछेगा ही पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने इस तरह का कानून पारित किया है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ में अर्बन माइनिंग। अब ये क्या नया कॉन्सेप्ट है भाई, क्या नया नया चिड़िया रोज़ आता रहता है। ये अर्बन माइनिंग क्या है, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने ये शब्द एक उछाल दिया है और आपके हमारे सिलेबस में शामिल हो गया है। तो अर्बन माइनिंग क्या होता है इसको भी ज़रा समझेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी, अब ये क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या आज मैं बोल रहा हूँ। सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था, इसमें अर्बन माइनिंग का क्या महत्व है, पीएलआई स्कीम को इससे जोड़कर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि आज मज़ेदार टॉपिक आने वाले हैं। साथ में जमाइका एक देश है जहाँ पर अभी अपने खिलाड़ी वगैरह गए थे, आइलैंड कंट्री, वहीं पर हैं वो लोग भी। और तो जमाइका जो देश है, इसमें एक बहुत ही भीषण, मतलब कि बहुत ही भीषण लेवल का एक चक्रवात आया है। उस चक्रवात के बारे में भी देखेंगे, जमाइका के मैपिंग को भी हम लोग कवर करेंगे। इतना सारा कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें, तो ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ओके, उसके साथ साथ भारत के संसद भवन में, अभी भारत के संसद में जो लोकसभा का सेशन चल रहा है उसमें भीषण अटैक, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पक्ष जो है वो विपक्ष को अटैक कर रहे हैं, विपक्ष जो है वो सरकार को अटैक कर रही है। ये तो चलेगा ही, लोकतंत्र में ये चीज़ ही तो बाकी रह गया था। यही चीज़ तो पिछले 10 सालों से नहीं हो रहा था। केवल पक्ष की आवाज़ सुनाई देती थी, विपक्ष की कुछ आवाज़ सुनाई ही नहीं देती थी। तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगा, किसी भी व्यक्ति के भाषण को अगर सुनते हैं तो पूरा सुनिएगा, किसी छोटे से क्लिप पर भरोसा मत कर लीजिएगा। जैसे एक जो क्लिप वायरल हो रहा है राहुल गांधी जी का, जिसमें है कि हिंदू है तो हिंसक है, कई सारे लोग अपना अपना स्टेटस लगा रहे हैं। आप उस पूरे क्लिप को सुनिए, आपको पूरा संदर्भ पता चलेगा। इसी तरह से मोदी जी का भी जो क्लिप वायरल किया जाता है, तो कृपया करके प्रधानमंत्री महोदय हों या विपक्ष के नेता हों, उनका पूरा भाषण सुनिएगा कि उस भाषण में उन्होंने क्या बोला है, किस संदर्भ में बोला है। और अगर फुर्सत मिले तो सुन लेना चाहिए, कई सारी चीज़ों की उसमें चर्चा मिल जाती है। चलिए देखते हैं आज के जो मुख्य न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका भारत के लिए क्या अभिप्राय है। तिब्बत की थोड़ी सी मैपिंग भी हम लोग कर लेंगे। ओके, उसके साथ में अगर आपको 70 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज में ऐड होना हो तो अभी ऑफर चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप के मेंबर नहीं है तो 550 आपको पे करना पड़ेगा, और पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो 450 पे करना पड़ेगा। कल इन्वायरमेंट का और बिहार ज्योग्राफी का टेस्ट था, थोड़ा सा कठिन पेपर बन गया था, बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। कठिन पेपर देखिए, 3 ज्योग्राफी का पेपर लिया है इन्वायरमेंट मिलाकर, तो उसमें से एक ही मैंने कठिन डाला था क्योंकि उस लेवल की भी तो मुझे आपको तैयारी करवानी है। नंबर कम आए आपके कोई बात नहीं, आपने अगर उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया, इन्वायरमेंट में उससे बाहर से सवाल आएगा ही नहीं।
अगर आपने उसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, इन्वायरमेंट में उससे बाहर से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। करंट को मैंने कवर कर दिया था, स्टैटिक को कवर कर दिया था। तो अगर आपको उसमें 60-65 भी बन रहे, तो मैंने कल ही बोला था 65 मार्क्स भी आपके आ गए हैं, तो यकीन मानिए आपकी तैयारी शानदार है। मैंने यूपीएससी पीवाईक्यू, करंट का, वर्तमान में इन्वायरमेंट का और जीएस सारे को समेट कर उसमें दिया था और अच्छा पेपर बनाया था। आप भी जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बेनिफिट होगा आपको। पहले के सारे टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं आज का मुख्य न्यूज़ क्या है। देखिए, अमेरिका ने जो एक्ट पारित किया इसका नाम है तिब्बत समाधान अधिनियम। अब इसको लेकर चीन चिढ़ जाएगा। चीन जो है इसको लेकर काफ़ी परेशान हो जाएगा। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश को लेकर अमेरिका ने एक्ट पारित कर दिया था, जिसे बताया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है। ये बताया था। अरुणाचल प्रदेश तो आज भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सरकार के कोई बड़े जो प्रतिनिधि हैं, वो जब अरुणाचल की यात्रा करते हैं तो चीन उस पर अपना आपत्ति जता देता है। 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत, 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत के रूप में अरुणाचल प्रदेश को एक फिंगर मानता है कौन? तो चीन मानता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा है, वहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन चीन उस पर कई बार अपना दावा करता रहता है, अपने मैप में उस जगहों को दिखाता भी है, नामांकन कई बार बदल देता है। तो ये सब हरकतें वो करता रहता है। ये उसका अपने साथ ही नहीं है, उसके साथ सीमा लगने वाले सभी देशों के साथ उसका यही कदापि व्यवहार रहता है। हाल ही में अमेरिका कांग्रेस द्वारा तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम पारित किया गया है, जिसे तिब्बत समाधान अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य बिना किसी पूर्व शर्त शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार तिब्बत चीन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करना है। तिब्बत अधिनियम 2024 क्या है, जरूर इसको ध्यान में रखिएगा कि तिब्बत समाधान अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया। तो यूएसए की कांग्रेस क्या है वहाँ पर, तो वहाँ की लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। वहाँ की लोकसभा है, यूएसए की लोकसभा है। ओके, यूएसए में आपको पता होगा सरकार का ढांचा कौन सा है बंधुओं, तो अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक का तात्पर्य क्या होता है कि देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रमुख होते हैं। वहाँ पर तीनों बॉडी अलग अलग है। वहाँ पर विधायी प्रक्रिया जो है, वहाँ की संसद बिल्कुल अलग है, वहाँ की कार्यपालिका बिल्कुल अलग है और न्यायपालिका बिल्कुल ही अलग है। तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। संसद के मेंबर जो हैं वो मंत्री होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। मंत्री राष्ट्रपति अपने फ्रेंड को भी बना सकते हैं, इस तरह का सिस्टम है वहाँ पर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य वहाँ पर नहीं होता है, अपने देश में अनिवार्य होता है। अपने देश में क्या है, कार्यपालिका और विधायिका का एकीकरण किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को उससे अलग रखा गया है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं, वहाँ पर तीनों बॉडी बिल्कुल ही स्वतंत्र कार्य करते हैं। यह तिब्बती नीति अधिनियम 2002, तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम 2020 के बाद तिब्बत के संबंध में अमेरिकी सरकार का तीसरा उल्लेखनीय अधिनियम है। ये प्रमुख प्रावधान क्या है? एक चीज़ बोलूँगा, एक मिस्टेक हुआ था कल के वीडियो में, एमएसएमई के डिफिनेशन में एक मिस्टेक हुआ था मुझसे, अभी मुझे याद आया अचानक से। मैं इसको करेक्ट कर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। एमएसएमई के डेफिनेशन में मुझसे कुछ आंकड़े में दिक्कत हो गई थी। 250 करोड़ की जगह मैंने 50 करोड़ शायद बोल दिया था, तो वो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। एक बार आप भी देख लीजिएगा उसको, डेफिनेशन जो मैंने करवाया एमएसएमई को, उसमें एक बार देख लीजिएगा। कई सारे होशियार स्टूडेंट्स ने मुझे बाद में भेजा कि यहाँ पर शायद आपसे मिस्टेक हो गया। बिल्कुल हो सकता है मुझसे मिस्टेक होता है, और होता है तो आप मुझे बताया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है, कोई बुरा नहीं लगता। ओके, तो ये मैं आपको कल करेक्ट करवा दूंगा। इसका उद्देश्य तिब्बत पर अमेरिका की स्थिति को मजबूत करना, चीन पर दलाई लामा के वार्ता शुरू करने के लिए दबाव डालता है। इस अधिनियम का उद्देश्य तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन को बढ़ाना, अमेरिकी विदेशी विभाग के अधिकारियों को चीनी सरकार द्वारा तिब्बत के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का सक्रिय रूप से मुकाबला करने के लिए सशक्त बनाता है। ये अधिनियम जो है, तिब्बत के बहुत सारे लोग निर्वासित होकर भारत में रहते हैं। जब तिब्बत में चीन ने घुसपैठ की, वहाँ पर अटैक किया, तो वहाँ पर विद्रोह हुआ और वहाँ से कई सारे लोग भागकर कहाँ पर आ गए, तो अलग अलग जगहों पर आए भारत में। हिमाचल प्रदेश में आ गए, दिल्ली में बसे हुए हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और दिल्ली में आपको दिख जाएंगे। दिल्ली में जो तिब्बत के लोग दुकान वगैरह करते हैं, तो उसके सामने आपको एक स्लोगन ज़रूर लिखा हुआ दिखेगा, वो है फ्री तिब्बत। ये स्लोगन वो लिखते हैं दुकान के बाहर। तिब्बत के लोग भारी संख्या में भारत में निवास करते हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार जो है वो भी भारत से ही चलती है। भारत में तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रमुख भी रहते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो वहाँ के प्रमुख धर्मगुरु हैं दलाई लामा, वो भी भारत में ही निवास करते हैं। अगला देखिए क्या है, यह अधिनियम चीनी सरकार द्वारा तथा दलाई लामा अथवा उनके प्रतिनिधियों या तिब्बती समुदाय के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेताओं के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के वार्ता को बढ़ावा देगा।
इसमें तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के साथ साथ मानवाधिकारों को रेखांकित किया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में चीन के कर्तव्य को रेखांकित किया गया है। यह तिब्बती लोगों की विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई पहचान को मान्यता देता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य तिब्बत में न्याय एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सशक्त बनाना भी शामिल है। पूर्व के अधिनियमों से भिन्नता, तिब्बत समाधान अधिनियम स्पष्ट रूप से तिब्बत पर चीन के दावे का विरोध करता है, जबकि वर्ष 2002 के अधिनियम में इस दावे को स्वीकार किया गया था। दलाई लामा को एक राजनीतिक दूत के रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में 2002 अधिनियम के तहत में वार्ता में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इसके विपरीत ये जो वर्तमान का अधिनियम है, यह अधिनियम चीन से बिना किसी पूर्व शर्त के दलाई लामा उनके लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधि के साथ वार्ता में शामिल होने का आग्रह करता है। वर्तमान में जो पारित किया गया अधिनियम उसके बारे में तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम 2020 में रचनात्मक वार्ता पर जोर दिया गया है, लेकिन तिब्बत समाधान अधिनियम में यह भी स्पष्ट है कि इन वार्ताओं को उद्देश्य पक्षों के बीच मतभेद का समाधान होना चाहिए। मतभेद का समाधान अनिवार्य किया गया है। इसमें आप अगर तिब्बत का मैप देखेंगे तो ये पूरा चीन है, ये आपका तिब्बत का इलाका हो गया, ये आपका भारत का इलाका हो गया। तो ये तिब्बत जो है ये पहले चीन का भाग नहीं था, ये एक स्वायत्त प्रदेश था। बाद में चीन ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया और यहाँ के सांस्कृतिक पहलू जो थे, जो बहुत ही डाइवर्स माने जाते हैं, बुद्धिज़्म का हब माना जाता है। बहुत सारे यहाँ से गुरु हुए हैं, बुद्धिस्ट बहुत बड़े बड़े गुरु हुए हैं, यहाँ से बहुत बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं। वो सब जो थे वो यहीं पर निवास करते थे। बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता था, मेडिटेशन का सेंटर माना जाता था। वर्तमान में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया है। भारत के संबंध कैसे रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। यंग हस्बैंड मिशन, कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में 1903 से 1904 में तिब्बत में ब्रिटिश सैन्य अभियान का उद्देश्य क्षेत्र विशिष्ट उपस्थिति स्थापित करना था, बढ़ते रूसी प्रभाव का मुकाबला करना था। इसके परिणामस्वरूप तिब्बती सेनाओं के साथ संघर्ष हुआ, जिसकी परिणति ब्रिटिश विजय साथ ही 1904 के ल्हासा सम्मेलन का हस्ताक्षर के रूप में परिणत हुआ था। आंग्ल रूसी सम्मेलन 1907, इस समझौते का उद्देश्य औपनिवेशिक ब्रिटेन और रूस के बीच लंबी औपनिवेशिक विवादों का समाधान करना था। उसके पश्चात से तिब्बत के साथ भारत के संबंध, चीन रूस संधि के बावजूद भारत ने बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा हुआ था। भारत से तिब्बत एक बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ साथ प्रभावशील बौद्ध मठों की उपस्थिति, इन दोनों क्षेत्रों के बीच मजबूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंध हमारे बहुत ज़्यादा हैं वहाँ के साथ। उनके वहाँ के जो बहुत बड़े बड़े बौद्ध धर्म के गुरु हैं भारत आते रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। साथ ही साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे हैं। तिब्बती कई सारे इतिहासकार हैं जिनका रेफरेंस लेकर भारत के प्राचीन इतिहास को लिखा जाता है। भारत तिब्बत सीमा, चीन भारत सीमा विशेष रूप से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में भारत और चीन के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। वर्तमान में तिब्बत की स्थिति, भारत के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध इस विवाद के केंद्र में है। दोनों देश विवाद क्षेत्रों पर संप्रभुता का दावा भी करते हैं, विवादित क्षेत्रों पर संप्रभुता का दावा करते हैं। 1962 के हार के पश्चात से हमने अपना दावा सभी जगहों से छोड़ दिया था। कई सारे हमारे इलाके भी चीन ने कब्जा कर लिया था, जिसमें लद्दाख का कुछ इलाका शामिल, अक्साई चीन का इलाका। तिब्बत और भारत का रुख, 2003 से भारत और चीन के बीच संबंधों और व्यापक सहयोग सिद्धांतों पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी। ये भारत की सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानी जाती है कि भारत ने क्या किया, तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। 1959 में एक असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा को शरण दी थी भारत ने, और तब से दलाई लामा भारत में ही रह रहे हैं। भारत तिब्बत विवाद की पृष्ठभूमि क्या है? चीन तिब्बत विवाद की पृष्ठभूमि, तिब्बत की स्वतंत्रता का दावा। तिब्बत ने हमेशा बोला है कि हम स्वतंत्र रहे हैं, लेकिन उनको स्वतंत्र नहीं रहने दिया था, चीन ने उस पर कब्जा कर लिया था अवैध रूप से। और आपको पता होगा कि 1912 से 1949 तक तिब्बत पर किसी चीनी सरकार के नियंत्रण में नहीं था, बल्कि यहाँ पर दलाई लामा का शासन चलता था। दलाई लामा यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार से शासन यहाँ पर चलता था। 1951 में चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने तिब्बत पर आक्रमण किया। साथ ही तिब्बती नेताओं को 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर करने का विवश कर दिया, जिसने नाम मात्र के लिए तिब्बती स्वायत्तता की गारंटी दी, लेकिन ल्हासा तिब्बत की राजधानी में चीनी सिविल और सैन्य मुख्यालय की स्थापना की अनुमति दे दी गई। दलाई लामा सहित तिब्बती लोगों ने इस समझौते की वैधता को अस्वीकार कर दिया और इसे बलपूर्वक अधिकार या सांस्कृतिक नरसंहार का कृत्य भी माना गया। और उसके पश्चात वो सारे के सारे भागकर कहाँ गए? धर्मशाला। 1959 में हुए तिब्बती विद्रोह और उसके परिणाम। तिब्बत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण 1959 में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दलाई लामा उनके साथ हजारों तिब्बती नागरिकों ने भारत में शरण ली, और उस समय भारत सरकार ने कुछ खास काम नहीं किया। तिब्बत के लोगों की आवाज़ बिल्कुल नहीं उठाई। दलाई लामा को शरण भले ही दिया, लेकिन लोगों की आवाज़ नहीं उठाई भारत ने।
तिब्बती निवासितों ने भारत के धर्मशाला में स्थित निर्वासित सरकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की स्थापना की। 1959 के विद्रोह के पश्चात चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया, साथ ही भाषण, धर्म, प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया है और जबरन गर्भपात, नसबंदी, जातीय हान चीनी के माध्यम से जनसांख्यिकी बदलाव, जो हान समुदाय है चीन का, जो बहुसंख्यक समुदाय है, उनको लाकर बसाना यहाँ पर शुरू कर दिया, जिससे डेमोग्राफी वहाँ की धीरे धीरे बदलती चली गई। चीन ने तिब्बत में बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश किया। इन निवेश को व्यापक रूप से क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए रणनीति के रूप में, हिस्सा के रूप में देखा कि भाई यहाँ पर भारी मात्रा में निवेश करो, इतने लोगों को बसा दो कि यहाँ के जो मूल तिब्बती लोग हैं वो गायब ही हो जाएं। और वाकई वो गायब ही हो गए। तिब्बत में जितनी सांस्कृतिक ह्रास हुआ है उतना दुनिया में कहीं पर नहीं हुआ है। भारत में तिब्बत के लोग और उनके धर्म सुरक्षित हैं, तिब्बत में नहीं सुरक्षित हैं। चीन तिब्बत मुद्दे पर वैश्विक रूप क्या है, पूरा कंप्लीट कीजिए किसी भी टॉपिक को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। चीन का दावा है कि तिब्बत 13वीं सदी से ही उसका हिस्सा रहा है, इसलिए वो अपना हिस्सा मानता है और उस पर कब्जा भी कर लिया। दलाई लामा स्वतंत्रता की मांग का आरोप लगाता है कि जिनके पास महत्वपूर्ण अधिकार हैं, तथा वह दलाई लामा पर स्वतंत्रता की मांग करने का आरोप लगाता है। भाई आप गलत मांग कर रहे हो। उसने बोला है कि हमेशा से चीन का दावा रहा है कि तिब्बत उसी का है। तिब्बती स्वायत्ता स्वतंत्रता के लिए समर्थन, अमेरिका, कनाडा जैसे कुछ पश्चिमी देशों ने हमेशा से इसको समर्थन दिया है। भारत में इसकी निर्वासित सरकार भी चलती है। और हस्तक्षेप और तटस्थता, कई देश विशेषकर चीन के साथ संबंध रखने वाले देश तटस्थ रुख रखते हैं, चीन के साथ राजनयिक और आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि भारत ने तिब्बत पर बोलना छोड़ ही दिया है, मान्यता भी दे दी कि तिब्बत आप ही का है। भारत ने तो ताइवान तक को मान्यता नहीं दिया हुआ है, जबकि चीन जो है वो जम्मू कश्मीर में क्या क्या कर रहा है आपको पता ही होगा। पीओके का वो भारत का नहीं मानता है, पीओके हम अपना मानते हैं, लेकिन चीन नहीं मानता। वहाँ से चाइना पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर गुजार रहा है वो। असल में अगर उसको कॉरिडोर गुजारना ही था, अगर वो मान्यता देता पीओके को, उसका नाम होता चाइना पाकिस्तान इंडिया इकॉनमिक कॉरिडोर, क्योंकि पीओके हमारा है, लेकिन वो मान्यता नहीं देता। लेकिन हम मान्यता देते हैं कि भाई ताइवान भी आपका है, तिब्बत भी आपका है, सब आपका है। ये हमारी कमज़ोर विदेश नीति और डरपोक विदेश नीति का सूचक है, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये डरपोक और कमज़ोर विदेश नीति का सूचक है, और कुछ भी नहीं है उसके पीछे, और कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। हरिकेन बायरल्स करके है। ये जमाइका की तरफ में जा रहा है और कैटेगरी 5 का स्ट्रोम है, बहुत ही खतरनाक। पहले हरिकेन क्यों है, हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ पर कहा जाता है चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है क्या, तो विली विलीज कहा जाता है। और जापान और चीन में क्या बोला जाता है, इसको टाइफून कहा जाता है। और अमेरिका और जो सेंट्रल अमेरिका देश है वहाँ पर क्या कहा जाता है बंधुओं, तो हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। तो इसीलिए हरिकेन है ये, और ये जमाइका की तरफ में बढ़ रहा है, बहुत ही भीषण तबाही मचाने वाला है। अब वर्तमान का जो न्यूज़ मुझे मिला था अभी सुबह जो मैंने देखा अपडेट करने के लिए, तो उसमें ये था कि भाई इसमें कई सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो पहला चीज़ तो आपसे यही पूछेगा कि ये जो हरिकेन है ये कहाँ पर आया है, तो ये आया है आपका कहाँ पर, तो जमाइका में आया है। जमाइका कहाँ है उसका लोकेशन देखते हैं, मैपिंग कर ले तो उसकी राजधानी को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए BBC का न्यूज़ था, BBC वर्ल्ड का न्यूज़ था ये। पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक मतलब कि ख़तरनाक लेवल का हरिकेन बिरेल मूव टुवर्ड्स जमाइका। ये जमाइका आपको दिखेगा, ये आपका यूनाइटेड स्टेट हो गया, ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको हो गया, ये मैक्सिको हो गया, ये सेंट्रल अमेरिकी देश हैं, ये सारे के सारे ये सेंट्रल अमेरिकी देश हैं। यहीं पर कल मैंने आपको बारबाडोस करवाया था, क्यूबा के बारे में भी बताया था मैंने आपको। ये रहा जमाइका, इसकी राजधानी है किंगस्टन इसकी कैपिटल है, और ये कैरेबियन सी के बीचों बीच स्थित एक देश है, इसका नाम है जमाइका इसका नाम है। और ये आपका यहाँ से विषुवत गुजरती है इक्वाडोर के पास से, और ये लगभग में आपको कर्क रेखा के आस पड़ोस में थोड़ा सा दिखेगा। तो ये जमाइका है। यहीं पर भीषण स्तर का क्या आया है, तो भीषण स्तर का एक चक्रवात हरिकेन देखा गया है। इसकी राजधानी है किंगस्टन, और ये कैरेबियन सी में छोटा सा एक देश है। और आप बाकी तो देख ही सकते हैं कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, ये पैसिफिक है, ये अटलांटिक है। कल मैंने इसका मैपिंग आपको करवाया था। बाकी यहाँ पर लाइन से आपको देश दिखेंगे, ये मैक्सिको हो गया, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, ये बहुत सारे देश हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे छोटे छोटे देश हैं। इन सबको मिलकर क्या बनता है, कैरेबियन सी है, कैरेबियन कंट्रीज इनको कहा जाता है। ओके, इनका नाम ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, देखिए संसद में एक अभय मुद्रा की चर्चा हुई।
अभय मुद्रा जो होता है वो हिंदुइज्म में भी जो आप देखते हैं आशीर्वाद की मुद्रा जिसको आप बोलते हैं कि सभी देवी देवताओं का अगर आपने चित्रांकन देखा होगा तो उसमें एक हाथ जो होता है वो अभय मुद्रा में होता है। इस तरह की मुद्रा जो होती है अभय मुद्रा, दाहिना हाथ होता है मुख्य रूप से, चाहे वो माता जी की आप तस्वीर देखें, चाहे वो शिव जी का देखें, किसी का भी देखें। तो अभय मुद्रा में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी में सवाल पूछा है मुद्रा से। भारत के हिंदू धर्म में तो अभय मुद्रा का सभी देवी देवताओं में दिखेगा ही, लेकिन बौद्धिज्म में जो मुद्राएं हैं ना उसका बहुत महत्व है और अलग अलग मुद्राएं अलग अलग चीज़ों को इंगित करती हैं। बौद्धिज्म में एक से अधिक मुद्राएं हैं। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर आपको बुद्धिज्म का अलग अलग मुद्रा बनाया हुआ स्टैचू दिखेगा दिल्ली एयरपोर्ट पर अगर आप गए होंगे तो बुद्धिज्म में काफ़ी बड़े बड़े मुद्राएँ मानी जाती हैं, उनका अलग अलग संकेत होता है। ध्यान मुद्रा अलग होता है और अभय मुद्रा अलग होता है। तो देखते हैं ज़रा हम लोग कि बुद्धिज्म के कुछ मुद्राओं का अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि बुद्धिज्म के मुद्रा के बारे में कि ये जो मुद्रा है किस चीज़ को इंगित करता है, तो आपको पता होना चाहिए। अभय मुद्रा मैं आपको बता दूंगा, समझ जाएंगे और उसके पश्चात से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके। बौद्ध धर्म में अलग अलग मुद्राएं होती हैं। बौद्ध धर्म मुद्राएं हाथ की इशारे या मुद्राएं जिनका उपयोग ध्यान, अन्य अभ्यासों के दौरान मन को केंद्रित करने, ऊर्जा को दिशा देने, शिक्षाओं के साथ अपने संबंधों को गहरा करने की मदद करने के लिए किया जाता है। यहाँ बौद्ध धर्म में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली कुछ मुद्राएं दी गई हैं। इन मुद्राओं को कृपया करके ध्यान में रखें। जो संसद में जिक्र हुआ था वो शिव जी की अभय मुद्रा की बात की गई थी, लेकिन भारत में हिंदुइज्म में हाथ की मुद्राओं का ज़्यादा वो नहीं है महत्व, उसमें एक ही तरह की अभय मुद्रा ज़्यादातर में आप देखेंगे। लेकिन बुद्धिज्म में अलग अलग मुद्राएं दिखेंगी आपको। बुद्ध के अलग अलग मूर्तियों में अलग अलग मुद्राएं दिखती हैं और उन सभी का अलग अलग संकेत होता है, अलग अलग कहानी है उसके पीछे। ध्यान मुद्रा, इस मुद्रा में हाथ को गोद में रखा जाता है और दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर होता है। इस तरह का जो होता है, जैसे एक हाथ ये हो गया, दूसरा हाथ उसके नीचे और यहाँ पर गोद में पैर के पास पलथी मार के बैठे हुए व्यक्ति रखा हुआ है ये हाथ, इसको बोला जाता है ध्यान मुद्रा। अंजलि मुद्रा या बौद्ध धर्म प्रयुक्त होने वाली सबसे आम मुद्रा है। इसमें हथेलियों को छाती के सामने एक साथ दबाया जाता है तथा उंगलियां ऊपर की ओर होती हैं। यह सम्मान, अभिवादन, कृतज्ञता प्रतिनिधित्व करता है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? अंजलि मुद्रा का क्या तात्पर्य है? तो ये तात्पर्य है इसका, ये सवाल में पूछा जाएगा आपसे स्टेटमेंट बनाकर, ये पूछा जाता है, यूपीएससी का सवाल है। हाल फिलहाल के वर्षों में ही आया है यूपीएससी का ये सवाल मुद्रा के बारे में, बौद्धिज्म के बारे में, इसलिए इसको ध्यान से कवर कीजिए। वितर्क मुद्रा, इस मुद्रा को शिक्षण मुद्रा या चर्चा की मुद्रा के नाम से जाना था। इसमें दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर अंगूठे और तर्जनी को एक दूसरे को स्पर्श करते हुए वृत्त बनाना होता है। दोनों हाथ को ऊपर उठाकर अंगूठा तर्जनी से अगर आप वृत्त बनाते हैं तो वो होता है आपका वितर्क मुद्रा। यह ज्ञान के संचरण, बुद्ध की शिक्षाओं के संचार का प्रतिनिधित्व करता है। वरद मुद्रा, इस मुद्रा में दाहिना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया जाता है और हथेली बाहर की ओर होती है। इसको उदारता, करुणा, इच्छाओं की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये अभय मुद्रा, इस मुद्रा में दाहिने हाथ को कंधे की ऊंचाई तक उठाया जाता है जिसमें हथेली बाहर की ओर होती है। वही जो बाहर आशीर्वाद वाला मुद्रा जो होता है उसी को अभय मुद्रा कहते हैं। यह निर्भयता, सुरक्षा और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है। तो अभय मुद्रा इसी को करता है। अब यही पूछा गया था किसके द्वारा? तो ये यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। भूमि स्पर्श था या मार वाला था? देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा, इस मुद्रा में दाहिना हाथ की उंगलियों से जमीन को स्पर्श किया जाता है जबकि बायां हाथ गोद में रहता है। एक हाथ गोद में है जबकि दूसरा हाथ से जमीन को स्पर्श किया जाता है। यह बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। यह मुद्रा पृथ्वी द्वारा उनके ज्ञान प्राप्ति के साक्षी बनने का प्रतीक माना जाता है और ऐसा ही सवाल पूछा गया था यूपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन में। उत्तर बोधि मुद्रा, इसमें हाथों को छाती के सामने इस तरह से रखा जाता है कि बाएं हाथ की उंगलियां ऊपर की ओर और दाएं हाथ की उंगलियां नीचे की ओर हो। फिर अंगूठे के बीच में एक साथ रखकर त्रिकोण का आकार बनाया जाता है। यह मुद्रा ज्ञान और करुणा के मिलन, पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन, स्वयं के सभी पहलुओं के एकीकरण के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करती है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उत्तर बोधि मुद्रा। ये जो अंत के 3-4 मुद्रा बताए हैं इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। धर्म चक्र मुद्रा, इसमें हाथों को छाती के सामने रखा जाता है। प्रत्येक हाथ के अंगूठे और तर्जनी से एक चक्र बनाया जाता है। प्रत्येक हाथ के शेष 3 उंगलियां ऊपर की ओर फैली हुई हैं जो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बुद्ध धर्म, उनकी शिक्षाएं, संघ, अंगूठा और तर्जनी द्वारा बनाया जाता है। चक्र धर्म का प्रतिनिधित्व करता है और बुद्ध धर्म संघ जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों आपको धर्म चक्र मुद्रा में दिख जाती है। यह मुद्रा जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म के निरंतर चक्र का प्रतिनिधित्व करती है तथा बुद्ध की शिक्षाओं के इस चक्र से मुक्ति पाने का साधन भी यही धर्म चक्र मुद्रा बताती है। अंतिम है करण मुद्रा। इसमें बाएं हाथ को हृदय के पास लाया जाता है और हथेली आगे की ओर होती है
तर्जनी व कनिष्ठिका उंगलियां सीधी ऊपर की ओर होती हैं, जबकि अन्य 3 उंगलियां हथेली की ओर मुड़ी होती हैं। यह इशारा अक्सर बुद्ध या बोधिसत्व के चित्रण में देखा जाता है, जो सुरक्षा और नकारात्मकता को दूर करने के लिए किया जाता है। इन मुद्राओं को एक बार 2 बार कवर कर तो आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन 2 मुद्रा और है, एक है ज्ञान मुद्रा और एक छोटा सा और है। देखिए क्या है ज्ञान मुद्रा। इसमें तर्जनी अंगूठे को एक साथ लाकर वृत्त बनाया जाता है, जबकि 3 उंगलियों को बाहर की ओर बढ़ाया जाता है। यह मुद्रा सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तित्व चेतना, एकता, साधक और बुद्ध की शिक्षाओं के बीच संबंध को ज्ञान मुद्रा दर्शाती है। तर्जनी मुद्रा, इसमें तर्जनी उंगली को ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है, जबकि अन्य उंगलियां हथेली की ओर मुड़ी होती हैं। तर्जनी मुद्रा को धमकी देने वाला इशारा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग बुरी शक्तियों या हानिकारक प्रभावों के विरुद्ध चेतावनी या सुरक्षा के प्रतीक के रूप में इस मुद्रा को उपयोग किया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इन सभी मुद्राओं को 1 से 2 बार कवर कर लीजिएगा, जिससे आपके ये गलत ना हो। पीटी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर सबसे कठिन सवाल बौद्धिज्म से बनाना होता है, जो कि पूछता ही है, बुद्ध जैन से सवाल गारंटेड होते हैं। एक सवाल गारंटेड आता है, कोई भी एग्जाम यूपीएससी के उठा लीजिए, निरंतर पूछा गया है एक सवाल गारंटेड। तो इसको कवर कर लीजिएगा मुद्राओं को। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि नीति आयोग ने ये बोला है कि हमें क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनका रिसाइकलिंग करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं उनका रिसाइकल करना पड़ेगा। रिसाइकल का तात्पर्य, अगर वो यूज हो चुका है फ़ोन में, टीवी में, किसी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में, इलेक्ट्रॉनिक सामान में, तो उस सामान से जब उसका उपयोग हो जाए तो उसमें से हमें उसको निकालना पड़ेगा। उसको बेचने की जगह, फेंकने की जगह पर हम उसको रिसाइकल करना चाहते हैं। इसको इन्होंने एक शब्द दिया है अर्बन माइनिंग। अर्बन माइनिंग का क्या तात्पर्य होता है बंधुओं, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं अभी आपको समझाऊंगा अर्बन माइनिंग, और पीएलआई स्कीम भी बताऊंगा। पीएलआई स्कीम में जोड़ेंगे। पीएलआई स्कीम क्या है, तो ये है आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव है, जिसमें उत्पादन प्रोत्साहन करके एक योजना है, जिसमें भारत सरकार क्या करने की कोशिश कर रही, तो इलेक्ट्रॉनिक जो उत्पाद हैं उनको बनाने की कोशिश कर रही, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रही। और इसी के लिए भारत सरकार को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, लिथियम चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक के अलग अलग हमें क्या चाहिए, तो इक्विपमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल एक तो हो गया भाई, खान से खनन करके ले आओ। एक है कि रिसाइकल करके इकट्ठा करो। रिसाइकल करने के लिए क्या बोला गया, अर्बन माइनिंग। शहरी क्षेत्रों से जो ई वेस्ट इकट्ठा किए जाते हैं और उनको रिसाइकल करके जो उपयोग किया जाता है, तो उसी को अर्बन माइनिंग कहा गया है। टू रिकवर क्रिटिकल मिनरल्स सच एज लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, क्रोमियम एंड सिलिकॉन। दीज मटेरियल आर क्रूशल फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी लाइक सोलर पीवी मॉड्यूल, विंड टर्बाइन, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये जो अलग अलग ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्रक्रिया, क्या बोला जा रहा है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्रक्रिया, इसको कहा गया है अर्बन माइनिंग। मतलब शहरी क्षेत्रों से या जो भी क्षेत्र जहाँ पर भी यूज हुए वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इकट्ठे करना। इनमें से क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हो गए, जैसे लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, क्रोमियम, सिलिकॉन, इन सब को इकट्ठा करना। क्यों इकट्ठा करना, क्योंकि इनका उपयोग किया जा सकता है सोलर पैनल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में, उसके अलावा एनर्जी स्टोरेज वाले प्रोडक्ट में, इन सब में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो नीति आयोग ने एक टर्म बोला है, क्या बोला है वो, तो सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था। इसका तात्पर्य होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें रिसाइकल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें उत्पाद जो हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, जल्दी वेस्ट नहीं हो जाते हैं। एक चीज़ ख़राब हुआ तो उसमें सामान निकाल लीजिए और उसको दूसरे उत्पाद में उपयोग कीजिए और फिर उसको नया करके बेचिए। इससे क्या होगा, ई वेस्ट कम से कम जनरेट होगा और ई वेस्ट जो है वो ऐसे ही समाप्त नहीं हो जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, बल्कि उसका सदुपयोग किया जा सकता है। तो सर्कुलर इकोनॉमी का तात्पर्य होता है एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें वेस्ट कम हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को भी वेल्थ में क्रिएट किया जाता है, रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाता है, अर्बन माइनिंग को बढ़ावा दिया जाता है और देश के रॉ मटेरियल के सप्लाई के लिए हमें केवल बाहरी चीज़ों पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि हमारे पास जो ख़राब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं उनमें से हम ऐसे चीज़ों को निकाल कर उनका उपयोग आसानी से कर लें। तो इसको लेकर नीति आयोग ने प्लान किया है। इसी को लेकर एक एक्ट भी पारित किया गया था। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को भी जारी किया गया था 2022 में। लिथियम आयरन बैटरी को लेकर भी जारी किया गया था कि भाई लिथियम आयन बैटरी या कोई भी बैटरी वेस्ट अगर होता है तो उसको हम रिसाइकल करें, उसमें से जो जो चीज़ें हम उपयोग कर सकते हैं उनको फिर से इकट्ठा करो और उनको रिसाइकल करके हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था में शामिल करें। इसको लेकर पीएलआई स्कीम जो है उसको बूस्ट मिलेगा।
PLI स्कीम को, क्योंकि हमें PLI स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल काफ़ी बड़ी मात्रा में चाहिए। तो ये तो हो गया, एक तो खनन करके आप ले आएँ, और दूसरा हो गया कि भाई रिसाइकल्ड वाले जो हैं उनको ले आएँ आप। तो दोनों से हमारी उत्पादों की पूर्ति हो जाएगी, दोनों से ही में उत्पादन शुरू कर सकते हैं। तो इसको लेकर वार्तालाप चल रही थी। हम जरा इसको समझते हैं PLI स्कीम को। बाकी सर्कुलर इकोनॉमी आप समझ गए होंगे, अर्बन माइनिंग आप समझ गए होंगे। अर्बन माइनिंग हाल ही में चर्चा में रहा। अर्बन माइनिंग का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि भाई शहरी क्षेत्रों से जो ई वेस्ट हैं उनको इकट्ठा करना और उनमें से क्रिटिकल मिनरल्स को निकाल लेना, इसी को क्या कहा जाता है? अर्बन माइनिंग कहा जा रहा है। अर्बन माइनिंग कहा जा रहा है। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें PLI को ज़रा समझते हैं डिटेल में। पिछली बार BPSC PT में आपसे PLI से पूछा गया था, और पिछले साल भी मैंने ये पढ़ाया था PLI स्कीम के बारे में। इस बार भी पढ़ लीजिए। इस बार नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस बार मेंस से पूछ सकता है आपसे, क्योंकि मेंस में अभी तक PLI नहीं पूछा गया है। ओके। और एक चीज़ मैंने आपको और बताया क्या, कि सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अभी मैंने आपको बताया ना कि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट पारित किया। इसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं उन सभी के वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि हम क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग कर सकें। अर्बन माइनिंग यहाँ पर दे दिया, द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग एंड रीयूजिंग ए सिटी वेस्ट मटेरियल। दीज मटेरियल आर रिकवरिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट दैट हैव बिकम ऑब्सोलेटेड। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। इसके अलावा ई वेस्ट तो अभी बताया ही मैंने, ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वही हो गया। कोई भी शहरी क्षेत्रों से कोई भी जो निकलता है, जो चीज़ें बेकार हो चुकी है, उनसे हम काम के प्रोडक्ट को जब निकाल लेते, उसको कहा जाता है अर्बन माइनिंग। उत्पादन प्रोत्साहन योजना PLI योजना की कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा हो गया, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। कृषि अपने यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है, कृषि चल रही है, लेकिन किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। सेवा सेक्टर भी अपने यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सही से काम नहीं कर रहा है। उच्च आयात प्रतिस्थापन रोजगार सृजन के लिए किया गया है। 2020 में शुरू की गई इस योजना आरंभ में 3 उद्योगों को लक्षित करती थी: मोबाइल संवर्धन विनिर्माण घटक, विद्युत घटक विनिर्माण और चिकित्सा उपकरण। इसको मुख्य रूप से टारगेट किया गया था। बाद में इसे 14 क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया। PLI योजना में घरेलू विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए 5 वर्ष तक उनके राजस्व का प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ प्राप्त होता है। लक्षित क्षेत्र ये 14 क्षेत्र हैं: मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण का मतलब भाई उनका बनाना, इसके घटक फार्मास्यूटिकल दवाएं, विशेष इस्पात, दूरसंचार नेटवर्क उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, घरेलू उपकरण, AC LED, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, PV मॉड्यूल्स, उन्नत रसायन सेल, ड्रोन व इसके घटक शामिल हैं। इन सभी को हमने टारगेट बनाया कि इन सभी का प्रोडक्शन भारत में शुरू किया जाए। ओके। योजना के तहत प्रोत्साहन, ये दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि गणना वृद्धिशील बिक्री के आधार पर की जाती है। उन्नत रसायन विज्ञान, सेल, बैटरी, कपड़ा उत्पाद, ड्रोन, इन सभी क्षेत्रों के लिए मूल्यवर्धन के आधार पर की जाएगी। अनुसंधान विकास निवेश R&D इन्वेस्टमेंट पर जोर देने, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए हम भी कंपटीटर बन सकें। स्मार्टफोन विनिर्माण प्रगति, भारत ने स्मार्टफोन विनिर्माण में बहुत प्रगति की है और हम बहुत बड़े निर्यातक बन गए हैं। 2017-18 में मोबाइल फ़ोन का आयात 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि निर्यात मात्र 334 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसके परिणामस्वरूप 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था 2017-18 में फ़ोन के कारण से। लेकिन अब स्थिति बदल गई। 2022-23 तक आयात घटकर 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया, वहीं निर्यात बढ़कर 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। 334 मिलियन से 11 बिलियन पर हम आ गए। थोड़ी सी इनिशिएटिव ली गवर्नमेंट ने और शानदार काम हो गया इसमें, जिससे 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सकारात्मक नेवल निर्यात हो पाया है। आप समझ सकते हैं, नकारात्मक से सकारात्मक में हम आ गए 5 वर्षों में ही। PLI योजना संबंधित मुद्दे: असेंबली बनाम मूल्यवर्धन, मोबाइल और संवर्धित घटक पुर्जों के विनिर्माण योजना में सब्सिडी का भुगतान केवल भारत में फ़ोन के विनिर्माण के लिए किया जाता है। यह इस पर निर्भर नहीं करता कि भारत में विनिर्माण से कितना वर्धित मूल्य उत्पन्न होता है। ऐसे में सब्सिडी का मूल्य काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए भारत अभी मोबाइल फ़ोन का अधिकांश पुर्जे का आयात करता है। भारत में दरअसल में मोबाइल फ़ोन का निर्माण नहीं किया जाता है, असेंबल किया जाता है। असेंबल का मतलब बैटरी वियतनाम से ले आओ और चीन से कोरिया से उसके स्क्रीन ले आओ, चीन से उसका प्रोसेसर ले आओ, ताइवान से प्रोसेसर ले आओ, सबको जोड़ के फ़ोन बना दो। तो ये सिस्टम चल रहा है भारत में, असेंबलिंग चल रही है। मोबाइल फ़ोन का पुर्जों का आयात, जिसमें डिस्प्ले, स्क्रीन, बैटरी, मुद्रित सर्किट बोर्ड शामिल है। वित्त वर्ष 2021 से 2023 के बीच वृद्धि हो गई है। सर्किट और इन सब चीज़ों का जो आयात है उसमें ग्रोथ देखा गया, क्योंकि मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए तो ये सब चाहिए ना। तो हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ें बन नहीं रही हैं, हम सारा कुछ इकट्ठा करके उसको जोड़ तोड़ कर हम मोबाइल बना रहे हैं।
व्यवहारिक रूप से देखें तो यही वो 2 वर्ष है जब मोबाइल फ़ोन निर्यात में सबसे ज़्यादा उछाल देखा गया है। तो ये क्या बताता है कि इसके कुछ खामियां भी हैं और इसके कुछ बेनिफिट भी हमें मिले हैं। लेकिन सरकार अब कोशिश करे कि सर्कुलर इकोनॉमी से पीएलआई स्कीम को जोड़ा जाए, जो कि बेहद शानदार सा कदम होने वाला है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। एक छोटा सा न्यूज़ और है, वो क्या है, तो वेम्बनाड झील के बारे में दिखा ही देता हूँ क्या है। देखिए, वेम्बनाड लेक है, इस पर जलकुंभ भी बहुत तेज़ी गति से फैल रही है। वेम्बनाड लेक कहाँ पर है, तो ये केरल राज्य में है। ओके, तो ये बस ध्यान रखिए, केरल राज्य में है और अच्छी खासी लंबी सी लेक है ये, 91 किलोमीटर लंबी है ये वेम्बनाड लेक और शानदार लेक माना जाता है। इसमें कई सारे प्रतियोगिता भी आयोजित किए जाते हैं, नौका दौर, जैसे जवाहर नौका दौर, ऐसे ही करके 1-2 नौका दौर यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। केरल के अर्थव्यवस्था और वहाँ की संस्कृति में इस लेक का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन ये आजकल कुछ परेशान है। ये जो जलकुंभी दिखते हैं आपको, ये फॉरेन स्पीसीज़ हैं, ये भारत के नहीं हैं, ये विदेशी हैं। इन्वेसिव स्पीसीज़ में इनका नाम आता है और ये जल के जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उसको ख़राब कर देते हैं। जलकुंभी आपने भी अपने आसपास तालाब में देखा होगा। तो ये वेम्बनाड में फैल गए हैं। कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट है केरल का। तो इतना बस ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।